हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद वीनल शर्मा। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, वे ऑफ लिविंग ऑफ द पास्ट पीपल, यानी कि पहले के लोगों का जीवन जीने का तरीका कैसा था, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका जो डेली रूटीन था वो कैसा था, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। दूसरा है, सेकंड पॉइंट इसमें जो आता है, व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में शिलालेख भी कहते हैं। और देन थर्ड है, व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि क्या होती है, और इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो चैप्टर है क्लास 6 के बच्चों के लिए के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके साथ ही जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें टीचिंग है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट आता है कि लोगों के रहने का तरीका क्या था, वे ऑफ लिविंग ऑफ द पास्ट पीपल। वो रहते लोग रहते क्या थे, तो उसमें जब वो रहते कैसे थे, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा था, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि लोग कहाँ रहते थे, वो रहते कहाँ थे। जो बहुत टाइम पहले जो लोग थे, उन्होंने जो अपने लिए कन्वीनियंट प्लेस चूज़ किया था वो था नर्मदा नदी। अभी रिवर्स को वो चूज़ क्यों करते थे, आगे भी बहुत सारी रिवर्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पुराने लोग थे, पास्ट पीपल थे, वो सभी रिवर्स के पास रहते थे। उसका जो रीज़न होता था, वो सबसे मेन रीज़न ये होता था कि उनको वहाँ पे फूड मिल जाता था, उनको शिकार के लिए मिल जाता था, उनको खाना मिल जाता था, उनको रहने के लिए जगह मिल जाती थी। जितनी भी उनको वे ऑफ लिविंग के वेस्ट रिक्वायरमेंट थिंग्स थी, वो सारी थिंग्स उनको रिवर्स के बैंक पे अवेलेबल होती थी। तो सबसे पहले जो वो लोग रहे थे, वो नर्मदा नदी के किनारे रह गए। लाखों वर्ष वो लोग, लाखों वर्ष पहले इसी नदी के किनारे पर रहे थे। शुरुआती लोग कुशल संग्राहक थे। वो कैसे थे, वो संग्रह करना जानते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा के बारे में भी जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये लोग शिकार भी करते थे। होता क्या था कि उन्हें नॉलेज थी कि जितने भी हमारे जंगलों में जितना भी फूड आइटम है, उसका जितना भी उसका संपदा है, उसके बारे में वो बहुत अच्छी नॉलेज होती थी। उनको पता था कि इनको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे रिज़र्व करके रखना है। तो बेसिकली वो अपने जो खाने के लिए ना, उनकी जो जड़ें होती थी, उनके जो फूल फल होते थे, उनके जो जंगल में जो भी जो फूड आइटम होता था, जिनको वो कलेक्ट करके स्टोर करके रख सकते थे, उनका वो संग्रह किया करते थे। और वो शिकार भी करते थे जानवरों का, जिससे क्या होता था कि उनको खाने की कमी नहीं होती थी। ठीक है, ये तो हो गई कि वो लोग सबसे पहले रहते कहाँ थे। सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे पर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो होती थी, उस वहाँ पे लगभग 8,000 साल पहले आदमी और औरतों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलें कहाँ उगानी शुरू की गई थी, तो उसका आंसर होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। लोग ना भेड़, बकरी और मवेशी जैसे पशुओं को भी पालने लगे थे और गांव में रहने लगे थे। यहाँ तक आते आते उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उनका दूध निकालना शुरू कर दिया, उनसे अपना काम करवाना शुरू कर दिया, उनको उस तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया जिससे वो उनको डेली लाइफ में हेल्प करें। और उन्होंने गाँव बनाना शुरू कर दिया और उसमें रहना भी शुरू कर दिया। कहाँ पे करा था उन्होंने, सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। थर्ड पॉइंट आता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था। चावल उगाया गया था सबसे पहले उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य में। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य में। यहाँ कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले क्या उगाया गया था, चावल उगाया गया था। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था और कृषि का विकास कब शुरू हुआ था। तो देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में भी हुआ था, उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगानी शुरू करी थी।
कृषि का विकास उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में हुआ था, बट सबसे पहले जो राइस उगाया गया था वो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत के विंध्य में उगाया गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट है सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक बहुत बड़ी नदी जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आके उसमें मिल जाती हैं, उन नदियों को हम सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। बेसिकली ये सारी जो नदियाँ होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं और ये अपना रास्ता ढूंढते हुए आती हैं और एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। और सबसे पहले इन नदियों के किनारे जो नगर बने थे वो था, टाइम पीरियड था उसका 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, अब इसमें जो आता है मगध के बारे में भी पूछा जाता है कि मगध क्या था, कहाँ हुआ था, अब इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो मगध क्षेत्र था ये गंगा के दक्षिण में था और ये गंगा और इसकी सहायक नदियाँ अभी बताई ना, कोई भी एक बहुत बड़ी नदी जिसमें आके छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ थी। जिस रास्ते से गंगा जी निकल रही हैं उस रास्ते में जितनी भी नदियाँ आ रही हैं वो नदियाँ सारी गंगा जी में मिल जाती थी। उनके आसपास का जितना भी एरिया था उसको मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। और आज के टाइम में हम इसको बिहार के नाम से जानते हैं। और जो इसके जितने भी हमारे अब तक के शासक हुए हैं वो क्या हुए? बहुत शक्तिशाली थे। क्या थे? शक्तिशाली थे। अब यहाँ पे होता था क्या, उन्होंने अपने आप को नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया, खाना पीना उनको मिल गया, सब कुछ, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, उन्होंने चावल भी उगा लिया। उसके बाद भी वो यात्राएं करते थे। आपने सुना होगा कि पहले के लोग यात्राएं बहुत करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्या रीज़न था कि वो यात्राएं करते थे? देखिए इसमें ना 2-3 पॉइंट अगर बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाऊँ, यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता था प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? तूफान आना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, है ना, और खाने का ख़त्म हो जाना। जितनी भी चीज़ें जो नेचुरली हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे के थ्रू हो रही है, वो सारी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी। जैसे बाढ़ आ गई तो सारा खाना ख़राब हो गया या उनका रहने का जगह नहीं रहा, उनके जो भी उनका वे ऑफ लिविंग था वो सारा स्पॉइल हो गया, तो उस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। खाना था, खाना ख़त्म हो गया, अभी वो एक जगह पे बहुत टाइम से रह रहे हैं ना और वहाँ का खाना सारा ख़त्म हो गया है, तो अब वो क्या करते थे, एक उस जगह को छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे सिर्फ खाने की तलाश में कि अब हम दूसरी जगह पे रहेंगे क्योंकि यहाँ का जो खाना था वो सारा ख़त्म हो गया, अब हमें यहाँ खाना नहीं है। तीसरा क्या है, उनको इस चीज़ का पता लग गया था, उनको इस चीज़ का था कि वो काम करेंगे तो उनको थोड़ा अर्न होगा और वो अपना वे ऑफ लिविंग थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो काम की तलाश में भी क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ऐसा होता था कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा शासक हुआ करते थे, तो क्या होता था, उनकी जो सेनाएं होती थी एक राज्य पे से दूसरे राज्य पर अपना विजय हासिल करने के लिए या अपना स्थापित्य स्थापित करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर युद्ध के लिए वो जाते थे। और दूसरा फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए भी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। वो उनके पास जितना भी नॉलेज था पहले तो वो इसी तरीके से अपना नॉलेज को सब में प्रोवाइड करते थे। एक एक जगह पहले रहते थे, फिर थोड़े दिन वहाँ पे अपना वो अब लोगों को एजुकेट करते थे, अपने सबको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनको एडवाइस देते थे। फिर वहाँ पे जब वो कुछ टाइम रहते थे फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे। ऐसी सेम प्रोसेस उनका दूसरी जगह होता था, फिर वहाँ से वो तीसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। ऐसे करते करते वो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे इस चैप्टर में कि हमारे देश का को हम इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं, और पर हमारे देश का नाम इंडिया और भारत पड़ा कैसे? देखिए अगर हम बात करें इंडिया शब्द की, तो जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। तो क्या हुआ था, जब लगभग 2500 ईयर्स पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जितने भी ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस के नाम से बुलाया था,
और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। यानी कि जो हमारी इंडस नदी है, इंडस नदी के जो ईस्ट साइड में जितने भी लैंड एरिया है उसको इन्होंने इंडिया कहा था। ठीक है। अब भरत नाम कैसे आया? भरत नाम का प्रयोग भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप के लिए किया जाता था। किसके लिए? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद क्या है? संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, लगभग 3500 ईयर्स के। और बाद में फिर क्या हुआ? इस शब्द का प्रयोग हमारे देश के लिए किया जाने लगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होते हैं? देखिए, पांडुलिपि को हम इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से बना है। किससे बना है? मेन्यू से बना है, जिसमें मेन्यू का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड, मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सी भाषा का शब्द है और मैन्यूस्क्रिप्ट किन पर लिखी हुई मिली है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपियाँ या मैन्यूस्क्रिप्ट ताड़पत्रों, किस पर? ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल से एक पत्र तैयार किया जाता है, जिसको हम भोजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भोजपत्र कहते हैं। उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी मिलती हैं। ठीक है। अब इनमें लिखा हुआ क्या होता था? इनका विषय क्या होता था? सब्जेक्ट क्या होता था? क्या ही चीज़ें लिखी जाती थी? ऐसी तो कोई अपने बारे में नहीं लिखेगा, कुछ स्पेशल लिखा जाता होगा, तभी तो इनको बनाया गया, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, है ना। तो बेसिकली इनमें जो विषय होता था इनका, ये धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इसमें। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट होती है पांडुलिपियों को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, और ये ताड़पत्रों या फिर भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। इनमें क्या लिखा जाता था? इनमें धार्मिक मान्यताएं होती थी, व्यवहार होते थे, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा होता था, मेडिसिनल और साइंस से रिलेटेड सभी प्रकार के विषयों की इसमें आपको चर्चा मिल जाएगी। ठीक है। अब ये लिखे कौन सी भाषा में जाते थे? ठीक है। अगर हम इनके मेन बात करें तो ज़्यादातर ये संस्कृत में ही मिले हैं। किस में मिले हैं? संस्कृत में ही मिले हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो प्राकृत और तमिल में भी मिले हैं। ठीक है। अभी प्राकृत भाषा का जो प्रयोग था वो कॉमन पीपल करते थे। ठीक है। तो इनकी जो लैंग्वेज क्या थी? मेनली संस्कृत, जो मोस्टली टाइम ये संस्कृत में मिले हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो प्राकृत और तमिल भाषा में है, और प्राकृत भाषा का लोग आम लोग करते थे। ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनने हैं। अब ये इनको हमें कहाँ से मिलेंगी? हमने इनके बारे में सारा पढ़ लिया, हमें सब पता लग गया, पर अब अगर हम देखना चाहें तो ये हमें मिलेंगी कहाँ से? देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, उनको रिज़र्व करके रखना, अच्छे से रखना जिससे वो ख़राब ना हो, ये इतना ईजी नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ था, कुछ पांडुलिपियों मैन्यूस्क्रिप्ट को कीड़ों ने खा लिया था और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जो प्रायः मंदिरों और विहारों में हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। किस में मिलेंगी हमें? मंदिरों और विहारों में। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को हम हिंदी में शिलालेख कहते हैं। ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? देखो, अगर आप बहुत सिंपल फॉर्म में, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ना जाऊँ, छोटे फॉर्म में बताऊँ, तो जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं वो पत्तों पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन होते हैं जो सॉलिड बेस पे लिखे जाते हैं, कठोर सतह पर, उनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए। ठीक है। जहाँ अब सॉलिड बेस से क्या मतलब, सॉलिड बेस से क्या मतलब है, कठोर सतह से क्या मतलब है? कठोर सतह में पत्थर का होगा या धातु का होगा। जैसी कठोर सतहों पर लिखे गए लेख को हम क्या बोलते थे? शिलालेख कहते थे। अब ये शिलालेख क्यों बनवाए जाते थे? क्या रीज़न था? ठीक है। कभी कभी क्या होता था, राजा अपने आदेश खुदवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे,
जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। देखिए आपने ना बहुत सारे लिखे होंगे, अशोका का भी पढ़ा होगा आपने, जो मौर्य समाज का भी देखा होगा आपने, कि उन्होंने क्या करा है, अपने अपने इंस्क्रिप्शन बनवाए और उनमें कुछ 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 लिखे गए हैं, जिसमें कुछ तो पढ़ लिए गए हैं, कुछ आज तक पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते थे, अपने बारे में बताते थे, अपने कामों के बारे में बताते थे कि उनने ऐसे ऐसे काम किए हैं। कोई आदेश होता था, कोई ऑर्डर उन्हें देना होता था, तो वो उसको उस पर खुदवाते थे। अपनी राज्य में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती थी तो वो उस पर खुदवा के वहाँ लगवा देते थे, जिससे लोग उसको पढ़ सकें और उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये होते थे इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? हिंदी में हम आर्कियोलॉजिस्ट को पुरातत्वविद कहते हैं। देखिए, जो शिलालेख होते थे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट, जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज और खुदाई भी करते हैं। अभी वो खुदाई कहाँ के करेंगे? पृथ्वी के नीचे की सतह की भी खुदाई करते थे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हुआ कि चीज़ें चेंजेस हुई हैं, भूकंप आए हैं, बाढ़ आई हैं, तो पहले के टाइम की चीज़ें पृथ्वी की सतह के नीचे क्या हुई? वो दब गई। तो उनको बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं? पृथ्वी के नीचे की सतह की खुदाई भी करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और फिर उनके ऊपर वो स्टडी करते हैं कि ये कौन से टाइम की है, ये किस टाइप की है, इसमें कौन सी लिपि हुई लिखी है, और लिखी है तो क्या लिखा हुआ है, क्या मैसेज लिखा है। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की भी हो सकती हैं, कुछ अन्य हड्डी, पकी हुई मिट्टी या धातु की भी हो सकती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? जो पत्थर ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और क्या करते थे ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, ये जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को भी खोजते थे। क्या करते थे? जानवरों, पक्षियों, मछलियों को की हड्डियों को भी खोजते थे, ताकि इनको इस बात का पता लग सके कि उस टाइम में जो लोग थे वो क्या खाते थे। ठीक है, पौधे के अवशेष कहीं अधिक दुर्लभ रूप से जीवित रहते हैं। यदि अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जला दिए जाएं तो वो जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। देखिए, अगर उनको नहीं जलाए तो वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बट अगर जला हुआ है तो वो वैसे का वैसा उनको मिल जाता था, और फिर वो उनके ऊपर स्टडी कर सकते थे कि उस टाइम पे लोगों का जो वे ऑफ लिविंग था वो कैसा था, वो क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, इस चीज़ का वो पता लगाते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें जो नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इंस्क्रिप्शन हैं पूरा, और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट से जितनी भी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, तो वो क्या होता है, इतिहासकार उनके लिए जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट करती हूँ, पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उन इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे इतिहासकार हैं वो प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार को हम इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं। इतिहासकार होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पास्ट टाइम का अध्ययन करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या करते थे, लोग क्या खाते थे, लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते थे। इन सब का अध्ययन कौन कर रहा है? हिस्टोरियन कर रहे हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको इन चीज़ों से मिल रही है, इन लोगों से मिल रही है, उनको उनसे प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को वो स्रोत कहते थे। कौन कहते थे? इतिहासकार। ठीक है, अब जो इसमें मेन पॉइंट आता है सबसे लास्ट में, तारीख। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी कहीं पे लिखा होता है BC, कहीं लिखा होता है AD। तो ये होता क्या है भाई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो BC होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे 1000 BC। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, आपने अक्सर पढ़ा होगा 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम BC बोलेंगे। ठीक है, अभी ईसा मसीह यहाँ पे पैदा नहीं हुए हैं,
उनके जन्म से पहले का टाइम। एडी होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिस दिन से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम एनो डोमिनी बोलेंगे। ठीक है, अब एनो डोमिनी है क्या? एनो डोमिनी लैटिन शब्द है जिसका मीन्स है ईसा मसीह के जन्म के बाद। कभी कभी ना एडी की जगह पे आपको अक्सर सीई और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बीसी एडी की जगह पे क्या होता है? सीई का प्रयोग होता है और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। अब ये सीई क्या है? सीई होता है कॉमन एरा। ये रॉन्ग लिख गया है यहाँ पे, कॉमन है ये। ठीक है, सीई होता है कॉमन एरा और बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये था आज का मेरा चैप्टर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको किस लैंग्वेज में ये चैप्टर्स चाहिए। मैं उसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ देने का पूरा कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।